नमस्कार। आपको मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा जो 12 का विषय है राजनीति विज्ञान, उसकी एक पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति का। हम सत्ता के वैकल्पिक के अंदर जो अध्याय 4 है उसके ऊपर अपनी चर्चा कर रहे हैं। अभी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, तो जिससे आपके सुविधा हो, ज्यादातर हमने पूरा सिलेबस हमारी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा कि अमेरिका के वर्चस्व की बात हमने पूरे विश्व में चर्चा की कि जब 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया, एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। अब उसके और वैकल्पिक केंद्र क्या हो सकते हैं, यानी और जिस तरह से यूरोप में सोवियत संघ तक यूरोप में एक तो इसका पूर्वी भाग और एक इसका पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में सोवियत संघ का बोलबाला था और पश्चिम भाग में नाटो देश वाले, अमेरिका गुट वाले थे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूरोप के देशों ने भी ऐसे सोचा कि अब क्यों न हमारा विकास किया जाए, क्यों न हमारी ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि वो विकास हो प्लस सत्ता में अच्छी भागीदारी हो। इसलिए यूरोप के देशों ने मिलकर एक संघ बनाया, यूरोपीय संघ। क्या बनाया? यूरोपीय संघ बनाया। और अब हम यूरोपीय संघ की चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे अपने यूरोपीय संघ, ईयू भी लिखते हैं जिसको। यूरोपीय संघ के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय मार्शल योजना की बात हमने पहले चर्चा की थी। मार्शल योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने मार्शल योजना दी थी कि इनकी आर्थिक विकास करने के लिए। तो इसी के तहत इन्होंने 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। कब की? 1948 ईस्वी में। अपन यूरोपीय आर्थिक की बात कर रहे थे। इसके अंदर सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। यूरोपीय आर्थिक संघ की यूरोपीय आर्थिक इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना की गई 1957 ईस्वी को। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया कार्यक्रम और यूरोपियन परिषद भी 1949 में बनी। यूरोपीय यूनियन परिषद
1949 में ये राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए भी बनी गई। दूसरे नंबर पे ये बनी। तीसरे नंबर पे यूरोपीय आर्थिक इकोनॉमी ये बनी। ऐसे चलते गए जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन जैसे 1991 में हुआ, और वैसे ही यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया 1992 ईस्वी में। तो यूरोपीय संघ का निर्माण कब किया गया? 1992 या 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। यूरोपीय संघ आर्थिक मामलों में सुरक्षा नीति, आर्थिक न्याय, एक समान सहयोग, इसमें सब कामों के लिए ये यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। यूरोपीय संघ है यूरोपीय आंतरिक मामलों, न्याय, बड़े मुद्दे, सहयोग, एक समान, इसकी मुद्रा, संविधान बनाने में ये असफल रहे। यानी इन्होंने खूब कोशिश की संविधान बनाने की, लेकिन ये संविधान नहीं बना पाए। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, इसका एक झंडा भी है, गायन भी है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जो डॉलर को भी बहुत तेजी से टक्कर दे रही है। ये यूरो से ही डॉलर, अमेरिकी डॉलर घबराता है, क्योंकि यूरो ही इसको टक्कर दे रही है। इसका झंडे की बात करें, यूरोपीय संघ के झंडे की बात करें, तो इसमें स्टार बने हुए हैं। इस तरह के स्टार से बने हुए हैं, ऐसे चारों तरफ स्टार बने हुए हैं, और ये स्टार यानी ये सोने के सितारे हैं, सोने के सितारों के हैं। और कितनी है संख्या? इनकी संख्या 12 है, क्योंकि 12 संख्या है। ये 12 संख्या ये पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रदर्शित मानी जाती है। और यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस। ये फ्रांस, आपको ध्यान हो, यूएनओ में सुरक्षा परिषद का, यूएनओ में सुरक्षा परिषद का ये क्या है? स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य है, इसलिए पूरे विश्व में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यानी यूरोपीय संघ एक शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। सैनिक ताकत इसकी, यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत की अपन बात करें, सैनिक ताकत यह विश्व की सबसे बड़ी तो अमेरिका आ जाती है। विश्व की दूसरी बड़ी सैनिक ताकत किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम अन्य एक संगठन है वैकल्पिक केंद्र के बारे में चर्चा करें। यानी विकल्प के रूप में कौन से शक्तिशाली संगठन उभर रहे हैं या देश उभर रहे हैं, जिसको हम आसियान कहते हैं। अन्य संगठन पे अपन चर्चा कर रहे हैं, आसियान। इसमें एसोसिएशन, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है। आसियान जो दक्षिण पूर्व में एशिया के राष्ट्र हैं, उनका ये एक संगठन है।
जैसे ही ये तीसरी दुनिया के देश थे, दक्षिण पूर्व में तीसरी दुनिया के देश वे देश होते हैं जो नव स्वतंत्र हुए हैं, अल्प विकसित देश हैं। और दूसरी दुनिया को आपको ध्यान होगा, सोवियत संघ के खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। और ये किस दुनिया के देश थे? तीसरी दुनिया के देश थे, क्योंकि अल्प विकसित थे। इन्होंने विचार किया कि हमें कुछ विकास करना चाहिए, हमारी वृद्धि होनी चाहिए। ये हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। अब इसके एक समझौता किया गया, वो 1900 एक बैंकॉक घोषणा द्वारा इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा द्वारा 1967 में की गई। बैंकॉक घोषणा द्वारा 1967 में की गई और इस पर सर्वप्रथम 5 देशों ने हस्ताक्षर किए। जब स्थापना हुई 5 देशों द्वारा की गई। इसकी स्थापना 5 देशों द्वारा की गई और बाद में वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसके? 5 तो संस्थापक और 5 देश बाद में मिल गए। अब इसमें कितने देश हैं? 10 देश हैं। 10 देश हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जो 5 इनकी बात करें शुरुआत में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये बाद वाले हैं। सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 बाद वाले। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, और ब्रुनेई। ये है ब्रुनेई दारुसलाम। ये 10 देश हैं, इसके सदस्य देश हैं। इसकी भी एक प्रतीक चिन्ह है, ऐसे राउंड, इस तरह का सा एक प्रतीक चिन्ह है। इसमें आता है महत्वपूर्ण एक अन्य बात, आसियान शैली। देखो इसकी बात करें अपन, आसियान शैली किसको कहते हैं? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी मेल मिलाप को आसियान शैली कहते हैं। यानी इसका उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था कि कोई सैनिक गुटबंधन, इनका तो उद्देश्य ही क्या था? इनका उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के देश थे, अल्प विकसित देश थे। ये चाहते थे कि इनका क्या हो? विकास हो। तो इनका कोई सैनिक गुटबंधन नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से ही करना था। आसियान क्षेत्रीय फोरम की भी इन्होंने स्थापना की। आसियान क्षेत्र फोरम
ARF ये 1994 ईस्वी में की गई। इसके पश्चात इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और आसियान क्षेत्र फोरम बनने के बाद विकसित देशों ने भी इन पर मुक्त व्यापार करने की, क्योंकि यहां कच्चा माल खूब है, कच्चा माल खूब है, लेकिन यहां उन्नत तकनीकी नहीं है। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत 2010 से हुई है, 2010 से। अब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दो पढ़ चुके हैं, यूरोपीय संघ और आसियान। इसके बाद में एक नया चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी चीन में भी एक अर्थव्यवस्था का उत्थान किया गया। चीन भी एक गुलाम देश था। इस चीन में भी 1978 में शुरुआत हुई, अच्छी वृद्धि व्यापार की नीति अपनाई और ऐसा अनुमान हुई, ऐसा अनुमान है कि 2040 तक यह पहले नंबर पे पहुंच जाएगी, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की। यदि इसी वृद्धि से सबसे बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की बात चल रही है कि इसी तरह चलती गई तो 2040 तक सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति का निर्माण हो जाएगा। 1949 में माओ द्वारा क्या किया गया, माओ ने साम्य क्रांति की, माओ ने क्या की थी, साम्यवादी क्रांति, और इसके द्वारा, साम्यवादी क्रांति के द्वारा, इसके द्वारा जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई। चीन ने 1972 ईस्वी में चीन ने अमेरिका से कुछ संबंधों में सुधार की। अमेरिका से क्या बनाए, संबंध बनाए, राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। जैसे ही अमेरिका से इसने वापस जो साम्यवादी थी, इसकी जगह उसने उदारीकरण की नीति अपनानी शुरू कर दी। और 1973 में यहाँ का प्रधानमंत्री था, चीन का प्रधानमंत्री चाओ एन लाई। चीन का प्रधानमंत्री उस समय था चाओ एन लाई। कौन था? चाओ एन लाई ने 4 क्षेत्र, कृषि उद्योग सेना, कृषि उद्योग सेना और प्रौद्योगिकी, इन 4 क्षेत्रों पे काम करने की इन्होंने बात की। कृषि उद्योग सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इन 4 क्षेत्रों पे इन्होंने विशेष काम करना प्रारंभ किया। 1978 में एक देंग शियाओपेग वहां का नेता था। उसने क्या किया, आर्थिक सुधार, खुले द्वार की नीति, इसने चीन में आर्थिक सुधार किए और खुले द्वार की नीति का इसने अनुसरण किया। 1982 में खेती और 1988 में उद्योगों का निजीकरण। 1982 तक यह खेती सार्वजनिक खेती के रूप में, क्योंकि ये साम्यवादी
विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं कि खेती सार्वजनिक रूप से की जाती थी, लेकिन 1982 में खेती को भी निजीकरण दे दिया। यानी पहले तो सामूहिक फार्म होते थे, काम करके आगे ऐसा नहीं कि किसी के निजी के उनको खाने को ना दे दिया, लेकिन निजी रूप में इनको दे दिया। उद्योगों को भी क्या कर दिया, निजीकरण करने से और आर्थिक विकास इनका बढ़ा। इन्होंने सेज की भी स्थापना की। चीन में भी सेज बने, प्राइवेट निजीकरण करने से चीन में सेज 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 क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। चीन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने और चीन WTO का भी 2001 में सदस्य बन गया। पहले तो चीन क्या है कि खुद का ही काम करता था अपने अंदर ही, कोई ज्यादा न तो राजनीतिक न ही आर्थिक रूप से न व्यापारिक, और WTO का 2001। अब तो हर क्षेत्र में चीन का प्रोग्रेस है। तो ये आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि 2040 तक ऐसी गति से चला तो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इनके ऊपर अपनी चर्चा करने वाले हैं। चीन के साथ भारत के संबंधों पे आप चर्चा करने वाले। शुरुआत में कई साल पहले राजा महाराजाओं का समय था, तो चीन और भारत के साथ अच्छे संबंध थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। इसका हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब से संबंधों में खटास आई। तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर विवाद हुआ। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई भी की गई और 1976 तक इसके कारण 1976 तक किसी भी तरह के राजनीतिक संबंध नहीं रहे। क्योंकि 1962 में जब लड़ाई हुई भारत और चीन की, तो भारत को इसमें सेना को हार का सामना करना पड़ा और 1976 तक किसी तरह के संबंध जारी नहीं हुए, समाप्ति रहे। 1981 से वार्ताएं फिर वापस बहाली के लिए वार्ताओं का दौर शुरू किया गया। वार्ताओं का दौर शुरू किया गया। 1988 में राजीव गांधी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और विज्ञान तकनीकी की भी बात की। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और सांस्कृतिक तकनीक इनके आदान प्रदान की बात की गई। कुल मिलाकर ज्यादा संबंध चीन से अच्छे नहीं रहे। अब हम और दो अन्य छोटी छोटी क्षेत्र प्रदेश छोटे हैं लेकिन महाशक्तियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान बन रहा है। जापान एक छोटा सा देश एशिया महाद्वीप में है और जापान के दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की सबसे ज्यादा मार इसी ने झेली थी, जापान ने। आपने नाम सुने होंगे सोनी, पैनासोनिक, कैनन,
सुजुकी, होंडा, ये सारे कहाँ की कंपनियां हैं? ये ज्यादातर जापान की कंपनियां हैं। जापान OECD, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का 1964 में सदस्य बनाए। आपको ध्यान हो कि विकसित देशों का समूह G7, जिसमें जापान एक सदस्य है, जो एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जापान जो G7 का सदस्य है। और यह जनसंख्या के लिहाज से, आबादी के लिहाज से विश्व में इसका 11वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ तकनीकी में आज जापान अपना लोहा बनाता है। इतना आर्थिक विकास कर रहा है जापान में, भूकंप भी खूब आते हैं, उसके बावजूद भी तकनीकी। जापान की एक नीति है कि युद्ध नहीं करेंगे कई दिन तक हम किसी से, क्योंकि जापान इतनी बड़ी वो परमाणु बम की जो परिणाम है उनको झेल चुका है। एक सत्ता के अन्य वैकल्पिक के अंदर एक दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें, कोरिया को दो विभागों में किया गया। कोरिया को दो विभागों में किया गया, एक तो उत्तर कोरिया और एक दूसरा किया गया दक्षिण कोरिया। दूसरा कौन सा किया गया? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये 38 डिग्री चैनल द्वारा दोनों विभाजित होते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों 38 डिग्री चैनल द्वारा इनको विभाजित किया गया है। 1960 से 1980 के दशक के बीच इनका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ। 1960 से 1980 तक इनका आर्थिक रूप तेजी से विकास, इसलिए इस विकास को हानी नदी पर चमत्कार कहा जाता है। हानी नदी का नाम है, हानी नदी का चमत्कार के नाम से इसको जानते हैं। यानी 1960 से लेके 1980 तक के दशक में जो आर्थिक विकास हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, इसलिए हानी नदी का इसको चमत्कार कहते हैं। ये 11वीं आर्थिक शक्ति है। ये आर्थिक रूप से इसका स्थान 11वां है और मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया एसडीआई की रैंक 18 है। भूमि सुधार अन्य रूप में यानी इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में तनाव रहता है। उत्तरी कोरिया का वो किम जोंग किम है तो वो थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन ये देखा जाए तो दक्षिण कोरिया में बहुत पीसफुल और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इस पे विकास किया जा रहा है। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।